Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel. It is another lecture in my cell structures series, that is mitochondria. Mitochondria एक ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. इसका एक है माइटो, सेकंड वन इज कॉन्ड्रियन. माइटो मीन्स थ्रेड, एक धागे की स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोज. कॉन्ड्रियन कहते हैं ग्रैन्यूल्स को. ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है माइटोकॉन्ड्रिया का. होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? एक पूरे सेल के अंदर मौजूद एक छोटा सा दूर से नज़र आने वाला थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मज़ीद मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है एक ओवल शेप का सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनेली, जिसको अगर हम मज़ीद इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है. कुछ देर बाद बताती हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया को पे वर्क करने वाले बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनके नेम्स आते हैं. उसमें सबसे पहले है अल्टमैन, जिसने 1980 में कहा था कि ये एक सेल ऑर्गेनेली है और इस सेल ऑर्गेनेली का जैसे बाकी ऑर्गेनेलीज़ का कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शन है. इसने नाम इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, कहा था ये एक स्मॉल सर्कुलर या स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेली है. फिर इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया 8 साल बाद 1898 में, जिसका नाम था सी बेंडा. सी बेंडा ने क्या बोला? उसने बोला ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है. अच्छा, इसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को जब नाम नहीं दिया अल्टमैन ने, तो इसने इसको बोला था ये बायोब्लास्ट है. बायोब्लास्ट, बायो कहते हैं लिविंग थिंग्स को या लाइफ को, और ब्लास्ट का मतलब है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग चीज़ें आके ब्रस्ट होती हैं, टूटती फूटती हैं. इसका मतलब है इस ऑर्गेनेली के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो इसे अल्टमैन ने नाम दिया था बायोब्लास्ट. सी बेंडन ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था. अब बहुत सारे एक सेल में आपके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, दो या दो से ज़्यादा होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड यूज़ होता है. इसका सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन. अगर एक आपके पास है तो माइटोकॉन्ड्रियन होता है. और इसका स्ट्रक्चर की तरफ अब चलते हैं. स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया हुआ है इसे कहते हैं, ये है आपके पास आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करती है. इसकी कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है. कुछ ये परमिट करती है मॉलिक्यूल्स को, कुछ को परमिट नहीं करती, उनको वापस पीछे भेज देती है. इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है और इंटरनल ऑर्गन्स को, ऑर्गेनेली के इंटरनल मटेरियल को सेफ रखती है. ये होती है आउटर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया से रिमूव कर दी जाए तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे ये माइटोसोम्स में माइटोप्लास्ट बन गया है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया में से आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाए तो ये माइटोप्लास्ट हो जाता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया की इस आउटर मेम्ब्रेन के बाद अंदर की तरफ चलते तो इसके पास एक कोर मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन या इसे, अब ये इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये ऐसे इसके अंदर इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जाए. सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. उन एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए हमारे पास इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये सारा सराउंडिंग एरिया है इसे कहते हैं ये क्रिस्टी है. क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग्स होंगी इन्हें कहते हैं ये क्रिस्टी है. इस क्रिस्टी का नाम हम F1 पार्टिकल भी कहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे इसका नाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होता है, और कुछ जगहों पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो कि ऑक्सीसोम्स में मेटाबॉलिज्म हो रही है तो इट इज़ करेक्ट, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी को ही ऑक्सीसोम्स कहते हैं. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही होती हैं? यहाँ पे अंदर जो मटेरियल होता है लिक्विड सा होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स होते हैं. इसके अलावा ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स होते हैं.
राइबोसोम्स का काम हमने देखा था, प्रोटीन फैक्ट्री था, ये प्रोटीन सेल्स के लिए बनाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसके पास अपना डीएनए भी होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी। ये अपना डीएनए है, तो जब इसे एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 बनाने होंगे तो इसको बग़ैर किसी परमिशन के ये अपने से ख़ुद से एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेल्फ डीएनए। इसके पास कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इन्हीं आरएनए मॉलिक्यूल से राइबोसोम्स बनते हैं। अब एक और चीज़ इसमें होती है जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रही हैं, इन ब्लैक डॉट्स को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास F1 पार्टिकल्स होते हैं या ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स ब्लैक डॉट्स वाले, ये हमारे पास हैं F1 पार्टिकल्स। इनका काम क्या होता है, ये पिन हेड स्ट्रक्चर होते हैं। आपके पास एक ऐसा ग्रैन्यूल है, इसके ऊपर छोटी सी पिन की तरह का स्ट्रक्चर है, ये किसी भी मटेरियल की ब्रेक डाउन के लिए यूज़फुल होता है और ये एंजाइम से मिलके बना हुआ होता है। अब मैट्रिक्स, ये जो इसके अंदर एक फ्लूइड सा सब्सटेंस है, उस फ्लूइड में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो ब्रेक डाउन को पॉसिबल और इजी बनाते हैं। इसमें आपके पास इस मैट्रिक्स में मौजूद हैं कुछ एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए और सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये सब मिलके यहाँ पे कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी बात इस करें कि इसके अंदर ऐसे क्या होता है कि ये अपना फंक्शन क्या परफॉर्म करे और इसके अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो है एटीपी सिंथेसिस, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये फंक्शन इसका क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को पावर सप्लाई करता है और हमारे सेल को या हमारी बॉडी को पावर या एनर्जी कौन देता है, एटीपी। एटीपी के अंदर हमारे पास होते हैं एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक आपके पास एटीपी का एडिनोसिन मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक फॉस्फेट इसके ऊपर से रिमूव हो जाता है, 2 फॉस्फेट बच जाते हैं। ये जो टूटने में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है हमारी बॉडी फॉर एनर्जी पर्पसेस। अब ये हमारे पास एटीपी से बन गया 2 फॉस्फेट यानी डाई फॉस्फेट बच गए, तो ये बन जाएगा एडीपी। इसी तरह फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये एक और बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एडिनोसिन के पास एक फॉस्फेट रह जाएगा, एक और फॉस्फेट टूट गया, इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ हुई जो सेल ने यूज़ कर ली। अब आपके पास एक फॉस्फेट रह गया, एक को कहते हैं साइंस में मोनो, एएमपी। एटीपी से एडीपी बना, एडीपी से दोबारा एएमपी बना। अब एएमपी में दोबारा ज़रूरत पड़ती है कि मज़ीद जो हमारे पास सेल की सराउंडिंग में सिंगल फॉस्फेट है उसको ये अपने साथ बाइंड करें और एडीपी बनाएं, फिर एक और फॉस्फेट को अपने साथ जोड़े और एटीपी बनाएं। ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल कैसे चलेगा, एक एटीपी आया, उसने एडीपी बना दिया, फिर इस एडीपी ने एएमपी बना दिया, फिर एएमपी ने अपना एक फॉस्फेट ऐड किया और एटीपी बना दिया, बल्कि ये रिवर्स फिर हो जाएगा, एएमपी से दोबारा एडीपी बनेगा, फिर एडीपी से दोबारा एटीपी बनेगा और एटीपी से ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। इस साइकिल को कहते हैं एटीपी साइकिल या एनर्जी साइकिल। अब ये काम सारा कहाँ पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे कहते हैं ये पावर हाउस ऑफ सेल है। और ये इसके पास फॉस्फेट कहाँ से आएंगे, कहाँ से टूट के मिलेंगे, हमारी फूड स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उस ग्लूकोज की एक फॉर्म होती है, उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उसमें से एटीपी रिलीज़ होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक और काम में हेल्प करता है, इसका एक और फंक्शन है जिसे कहते हैं हेल्प इन वाइटिलोजेनेसिस। वाइटिलो यॉक से निकला है ये वर्ड, यॉक, जेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन। यॉक फॉर्मेशन, यॉक हमें पता है एक एग में जो येलो पार्ट होता है यॉक होता है, इसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स और ये मोस्ट एनर्जेटिक पार्ट होता है एग का। अब एनर्जेटिक पार्ट कब होगा, जब इसके अंदर बहुत सारे एटीपी स्टोर होंगे और एटीपी स्टोर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया यॉक फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया।
Inshallah, in coming up lectures, we will discuss plastid, chloroplast, chromoplast, and different pigmentation molecules of the plant cell.